अगर आपकी उम्र 23-24 साल से लेकर 34-35 साल के बीच में है और आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि शायद ये वीडियो देखकर आप इन फ्यूचर शादी के बाद अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकें। दरअसल भोपाल में एक खूनी खून को इतनी बारीकी से प्लान करके करता है कि पुलिस उस तक कभी न पहुंच पाए, और शायद पुलिस अगर कैजुअली काम करती तो उस तक कभी नहीं पहुंच पाती। लेकिन पुलिस इस केस पर काफ़ी बारीकी से काम करती है और उसको जो है जल्द से जल्द पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही खूनी को पुलिस पकड़ती है तो दो बहुत ही खूबसूरत से रिश्तों का जो है कत्ल हो जाता है। 11 नवंबर 2013 को लगभग रात के 12 बजे भोपाल के बनखेड़ा पठानिया एरिया से एक आदमी पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि शायद आपको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है। तो पुलिस जो है बिना देरी किए बनखेड़ा पठानिया एरिया में पहुँच जाती है। तो पुलिस वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर एक आधी जली हुई लाश पड़ी हुई थी, यानी जो लाश थी उसका ऊपर का हिस्सा यानी कि धड़ पूरे तरीके से जल चुका था, और इसी के चलते पुलिस जो है ये पहचान नहीं कर पाती कि ये लाश जो है आखिर है किसकी। तो पुलिस जो है आसपास का एरिया इन्वेस्टिगेट करने में जुट जाती है कि शायद कोई प्रूफ उनको मिल जाए। तो आसपास उन्हें जो है एक डीजल की जो है कैन मिलती है, एक माचिस और एक लाइटर मिलता है। तो पुलिस सोचती है कि शायद इसका इस्तेमाल इस बॉडी को जलाने के लिए किया गया होगा। तो पुलिस जो है उस बॉडी के लोअर पार्ट को इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो पूरे तरीके से जल चुका था। तो जैसे ही पुलिस लोअर पार्ट चेक करती है तो पैंट की जेब में 4000 रुपये कैश और गैस कंपनी की एक स्लिप पुलिस को मिलती है। तो पुलिस बिना देरी किए उस गैस कंपनी में पहुंच जाती है। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से कंपनी बंद थी। तो पुलिस ओनर को फ़ोन करके तुरंत वहाँ पर बुलाती है। पुलिस के डर से ओनर कंपनी में आ जाता है, यानी कि जो गैस कंपनी का ओनर था वो आकर अपनी कंपनी खोल देता है। पुलिस वो जो स्लिप थी वो उस कंपनी के ओनर को दे देती है। उस स्लिप को लेकर गैस कंपनी का ओनर पुलिस को एक एड्रेस बताता है। तो पुलिस सुबह होने का इंतज़ार करती है और उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो गैस कंपनी के ओनर ने उन्हें दिया था। तो जैसे ही पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां पर जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे पुलिस पूछताछ करती है कि क्या आपकी फैमिली से कोई शख्स गायब हुआ है। तो फैमिली वाले पुलिस को बताते हैं कि 32 साल का उन्हीं का बेटा मनीष तख्तानी कल रात से घर नहीं आया है। वो तो पुलिस में कंप्लेंट फाइल कराने के लिए जाने ही वाले थे, वो भी रात काटने के बाद सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले जो है पुलिस ही उनके घर पर पहुंच जाती है। तो पुलिस जो है बॉडी के लोअर पार्ट उन फैमिली मेम्बर्स को दिखाती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो जल चुका था। उस लोअर पार्ट के कपड़ों को पहचान कर जो फैमिली मेम्बर्स थे वो पहचान लेते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा मनीष तख्तानी है। दरअसल जो ये मनीष था ये एक बिजनेसमैन था, और इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि आसपास के एरिया में इसको टक्कर देने वाला कोई दूसरा बिजनेसमैन नहीं था। तो फैमिली मेम्बर्स से पुलिस पूछताछ करती है कि क्या आपकी बेटी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। तो फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि नहीं, उनका बेटा जो है वो स्वभाव का काफ़ी अच्छा था और पैसे वाला भी था, और ऊपर से उसको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वो अपने एरिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और वो प्लाईवुड में जो है काम करता था, इसलिए अच्छा खासा पैसा कमाता था। और वो थोड़े टाइम पहले ही भोपाल में शिफ्ट हुए हैं पंचवटी कॉलोनी में, उससे पहले वो कहीं और रहते थे। अभी थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा मकान बनाया था, यानी कि उनके बेटे ने, और अपनी फैमिली को जो है भोपाल में शिफ्ट कर लिया था। तो अब पुलिस के पास केवल एक ही चारा बचा था यह पता लगाने का कि आखिर मनीष तख्तानी के साथ ये सब किसने किया है। मनीष तख्तानी जो है उसकी पुलिस जो है कॉल डिटेल्स यानी कि CDR निकलवाती है और उसको जो है पता लगाने की कोशिश करती है उसके थ्रू कि आखिर जो है ये सारा मसला क्या कुछ है। पुलिस जो है साथ के साथ मनीष तख्तानी की लाइव लोकेशन चेक करने की भी कोशिश करती है कि लास्ट टाइम पे मनीष का फ़ोन कहाँ पर स्विच ऑफ हुआ था। तो पुलिस को जो है कॉल डिटेल्स आने से पहले लाइव लोकेशन का पता चल जाता है कि मनीष तख्तानी का फ़ोन जो है कस्तूरबा नगर में स्विच ऑफ हुआ था।
तो पुलिस बिना देरी किए उसी लोकेशन पर यानी कि कस्तूरबा नगर में पहुंच जाती है। तो वहां जाकर पुलिस देखती है कि वहां पर एक संदिग्ध हालत में गाड़ी पुलिस को मिलती है और गाड़ी जैसे ही पुलिस चेक करती है तो गाड़ी की ड्राइवर सीट पर काफ़ी खून लगा हुआ था, स्टीयरिंग पे भी खून लगा हुआ था और गाड़ी के नीचे यानी कि ड्राइविंग सीट के नीचे जो मैट होता है उस पर भी बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। तो पुलिस जो है समझ जाती है कि मनीष का खून यहीं पर हुआ है और पुलिस को गुमराह करने के लिए जो है कातिलों ने उसकी बॉडी को थोड़ी दूर बनखेड़ा पठानी एरिया में फेंक दिया था। लेकिन कातिल कभी यह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पुलिस इतनी जल्दी इतने सारे क्लूज़ इकट्ठे कर सकती है। पुलिस जो है उस गाड़ी में मिले ब्लड को लैब में पहुंचा देती है और लैब में पता चल जाता है कि ये मनीष का ही खून है। जब सैंपल्स को मनीष के खून के साथ मैच किया जाता है तो वो मनीष का ही खून मिलता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस के पास जो है मनीष की जो है कॉल डिटेल्स भी निकल कर सामने आ जाती हैं, जिसमें जो है एक अननोन नंबर बार बार मनीष के पास फ़ोन कर रहा था। और तो और जब मनीष का लास्ट टाइम फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तब भी लास्ट कॉल उसी अननोन नंबर से थी। तो पुलिस जो है ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये अननोन नंबर आखिर है किसका। तो पुलिस को जो है पता चल जाता है कि ये नंबर सपना तख्तानी नाम की एक लड़की का है। तो पुलिस जो है पता लगाती है कि ये सपना तख्तानी और कोई नहीं बल्कि मनीष की वाइफ ही है। तो पुलिस जो है बिना देरी किए सपना को पुलिस स्टेशन लाती है और उससे पूछताछ करती है। शुरू में तो हर कातिल की तरह जो सपना है वो भी पुलिस के सामने बहाने ही बना रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। लेकिन पुलिस को जो है उसके फेस के हाव भाव से पता चल गया था कि इस केस में ये भी कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर है। तो पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाती है और उससे सख्ताई से पूछती है। तो सपना तख्तानी जो है पुलिस को एक नाम बताती है, हर्षप्रीत सालूजा। और पुलिस जो है ये नाम सुनने के बाद समझ जाती है कि अब वो इस केस के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो पुलिस बिना देरी किए हर्षप्रीत सालूजा को भी पुलिस थाने में ले आती है और उससे भी पूछताछ करती है। तो हर्षप्रीत बिना देरी किए पुलिस के डर से जो है सारी सच्चाई उगल देता है। वो जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ना ही वो बातों को घुमाता है, क्योंकि वो बुरे तरीके से डरा हुआ था। इसलिए वो पुलिस के सामने सारे राज उगल देता है। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी 2007 से, यानी कि जब मनीष तख्तानी और सपना तख्तानी की शादी हुई थी। 5 से 6 साल तक लगभग जो इनकी शादी थी, वो इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। हालांकि इनके घर एक बेटी भी पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये मनीष तख्तानी और हर्षप्रीत सालूजा जो है ये पहले एक साथ ही रहते थे, यानी कि एक ही कॉलोनी में रहा करते थे और एक दूसरे के पड़ोसी थे, या ये कहें कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे और एक दूसरे का दोनों के घर में फ्रिक्वेंटली आना जाना भी था। लेकिन कुछ टाइम बाद मनीष जो है वो पंचवटी कॉलोनी में अपना घर बना लेता है नया, और हर्षप्रीत अवधपुरी में अपना घर बना लेता है और दोनों अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये फिर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, एक दूसरे का दोनों के घर में आना जाना भी था। लेकिन मनीष की शादी के बाद भी जो है हर्षप्रीत है इनके घर पर आता जाता रहता था, और मनीष की जो वाइफ थी ये हर्षप्रीत पर जो है शुरू से ही अपनी नज़र बनाए हुए थी। धीरे धीरे दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। और थोड़े टाइम बाद ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना मनीष को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। और जो मनीष की फैमिली थी वो हर्षप्रीत को अच्छे तरीके से जानती भी थी, तो दोनों ये प्लान कर रहे थे कि मनीष की मौत के बाद जो है तुम विधवा हो जाओगी और मनीष की फैमिली को मैं मना लूँगा और हम दोनों शादी कर लेंगे मनीष को जो है रास्ते से हटाने के बाद। तो दोनों ये सारी प्लानिंग कर रहे थे और 2013 में नवंबर में उन्होंने इस जो है वारदात को अंजाम दे दिया था। उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो कुछ इस तरह से दिया। सपना जो है नवंबर से कुछ टाइम पहले यानी कि अक्टूबर के लास्ट में जो है अपने मायके जाकर रहने लग जाती है, यानी कि खंडवा से वो
जो थी बिलोंग करती थी, उसका मायके का जो घर था वो वहीं पर था। और मनीष को वो कुछ भी नहीं बताती कि आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके वजह से वो अपने मायके में रह रही है, और वो कई दिनों तक लगातार वहीं पर रह रही थी, जिसकी वजह से मनीष जो था वो थोड़ा डिप्रेस चल रहा था, क्योंकि वो एक लॉयल बंदा था और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो उससे कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था, लेकिन उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि बिना कोई बात बताए उसकी पत्नी सपना अपने मायके जाकर क्यों रहने लगी, क्योंकि उसने उसके फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए थे और ना ही वो उससे ज़्यादा बातचीत करती थी। तो एक दिन 11 नवंबर 2013 को सपना जो है फ़ोन करके बुलाती है मनीष को, एक एड्रेस देती है कस्तूरबा नगर का, और वहाँ पर बुलाती है यह बताने के लिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। और मनीष जो है बिना देरी किए और ना ही अपने घर पर कुछ बताता है कि वो कहाँ जा रहा है, और वो गाड़ी लेकर कस्तूरबा नगर के लिए निकल जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर हर्षप्रीत बिना देरी किए जो है गोली सिर में मार देता है मनीष के, और एक गोली उसके पेट में मार देता है, जिससे जो है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जो है उन दोनों ने सोची समझी प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारेंगे कहीं और, इसकी बॉडी को कहीं और फेंकेंगे। उसके बाद जो हर्षप्रीत है वो गाड़ी लेके बनखेड़ा पठानी एरिया में जो है मनीष की बॉडी को फेंक देता है, और डीजल की एक कैन भी साथ लेकर जाता है, और हड़बड़ाहट में वो जो है ऊपर के हिस्से पर ही डीजल डाल पाता है और माचिस की तिल्ली उसके शरीर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा जो है उसका जल जाता है और नीचे का हिस्सा जो है उसका बच जाता है। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो लोअर पार्ट जो है उनको बचा हुआ मिलता है, और उसके थ्रू जो है वे आगे के क्लूज़ इकट्ठा करके आगे के केस को सॉल्व करने में उनको पुलिस को जो है हेल्प मिलती है। इससे भी दर्दनाक चीज़ ये थी कि जो हर्षप्रीत है वो पूरी घटना को अंजाम देने के बाद फ़ोन करके सपना को सारी बात बताता है कि उसने ऐसे ऐसे मनीष को मार दिया है और उसकी बॉडी को जला भी दिया है, और अब वो वापस कस्तूरबा नगर जा रहा है उसकी गाड़ी को छोड़ने के लिए, ताकि पुलिस को जो है गुमराह कर सके, यानी कि बॉडी कहीं और मिले और गाड़ी कहीं और मिले। उसके बाद जो है सपना जो है उसकी बातों को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब वो पुलिस से बच जाएंगे, उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, और ऐसा ही होता अगर पुलिस कैजुअली काम करती तो। अगर पुलिस बारीकी से एक एक चीज़ को नहीं लेती तो शायद वो कभी पकड़े ही नहीं पाते। और जो मनीष है एक शरीफ सा दिखने वाला बंदा, उसको कुछ टाइम बाद लोग जो है भूल जाते। बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने इस केस पर काफ़ी बारीकी से अच्छे से काम किया और दोनों को जो है 2013 में नवंबर में ही जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन धीरे धीरे टाइम जो है बीतता जाता है और दोनों को सज़ा नहीं हो रही थी। टाइम आता है 2016 का अगस्त मंथ का, जब दोनों को जो है उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सपना को ये सारी प्लानिंग करने के लिए और हर्षप्रीत को इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही खूनी पकड़ा जाता है तो दो बहुत ही खूबसूरत रिश्तों का कत्ल हो जाता है। वो दो खूबसूरत रिश्ते यही थे, एक मनीष की पत्नी और एक उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसके घर पर आता जाता था, और उसका बिहेव बिल्कुल अच्छा था मनीष के साथ। मनीष ने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी पत्नी और मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ कभी ऐसा भी करेंगे। एक लॉयल बंदा जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उसकी लॉयल्टी का उसकी पत्नी ने ये अंजाम दिया। तो आप कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते इस कलयुग के दौर में, चाहे आपकी शादी को 2, 4, 6 साल क्यों ना हो गए हों, क्योंकि मनीष की जो पत्नी है और मनीष है वे दोनों 6 साल, लगभग 5-6 साल तक शादी मैरिड लाइफ जो है वो उनकी ठीक ठाक चल रही थी। उसके बाद जो है मनीष की पत्नी सपना ने एक बार भी नहीं सोचा अपने पति की जान लेने से पहले कि वो आखिर अपने पति की जान ले रही है एक गैर मर्द के लिए, और ना ही सपना ने अपनी बेटी और ना ही मनीष के फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचा। और मनीष के जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है शादी के इतने साल तक ठीक ठाक रहने के बाद भी। और ना ही उन्होंने उस हर्षप्रीत के बारे में सोचा था जो उनके घर पर आता था मनीष का एक अच्छा दोस्त बनकर, कि नीचे ही नीचे वो उनके घर की बहू पर जो है नज़र डाले हुए है
और दोनों मिलकर ये ऐसी प्लान करके भी एक ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस तरह की सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने का मतलब ना ही तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और ना ही आपके दिल को दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जुर्म छुपाने की, लेकिन पुलिस जो है जुर्म की तह तक पहुंच ही जाती है, चाहे उन्हें कितने भी दिन, महीनों, सालों का इंतज़ार क्यों ना करना पड़े अपने केस को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें। जय श्री राम।